आज अगर हम देखें इस सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के साथ कि हर कोई इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला है और वैसे उसके हाथ में दुनिया है क्योंकि फ़ोन है। वो अकेलापन कब उस पर हावी हो जाता है, कब वो प्रेशर में आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता। जब वो अकेला है तो वो ढूंढ रहा है अपने लिए कुछ सहारे। तो सहारा ढूंढने में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स बना लेते हैं और फिर पीयर प्रेशर शुरू होता है। और ये इतनी सारी बातें जो मैंने बताई हैं वो उसी स्टूडेंट के बारे में बताई हैं जिसका नाम है वो जो उलझी हुई जिंदगी है ना, उसको सुलझाने के लिए आप एक ऐसा शौक पाल लें जो थिएटर का है, जो परफॉर्मिंग आर्ट का है। किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में आप जा सकते हो। अगर आपको सिंगिंग का शौक है आप सिंगिंग में जाइए, आपको लगता है कि मैं डांसिंग में जा सकता हूँ आप डांसिंग में जाइए, आपको थिएटर में जाना है आप थिएटर में जाइए, बट दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। लाइफ में लोगों को ये रियलाइज ही बहुत लेट होता है कि हमें करना क्या है। क्योंकि ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा। कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया तो आपको खुद ही जलाना होगा। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम टू द शिवांश शो। आज मेरे साथ जो मौजूद हैं उन्होंने एक्चुअली मुझे बनाया है, मुझे यहाँ तक पहुँचाया है, मेरे अंदर का एक अभिनेता जगाया है। मैं और किसी की नहीं, मुक्ताकाश नाट्य संस्थान की असिस्टेंट डायरेक्टर एंड कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर मिसेस विचित्रा कौशिक का अपने शो में बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। मैम वेलकम थैंक टू यू आवर वेरी शो। मच, सो स्वीट ऑफ यू, थैंक्स अ लॉट। मैम फर्स्टली मुझे आपसे ये पूछना है कि पहले तो आप ये बताइए कि थिएटर में जब से एक्चुअली मैं पहले अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। जब से मेरी एंट्री हुई है तब से आपने पहले मेरे में क्या कमी देखी थी, क्योंकि मैं एक्चुअली अगर इस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ इन शॉर्ट, तो मैं एक डिप्रेस्ड से एक एक्सप्रेसिव आदमी बन गया। वो आपने कैसे देखा था और क्या सोच के मतलब फिर आगे आपने रोल्स दिए थे एंड ऑल द प्रोसीजर? एक्चुअली यू वेरी ट्रू। 1964 से मुक्ताकाश चल रहा है, मतलब दैट इज़ फ्रॉम माय बर्थ। जी, और मिस्टर सुरेंद्र कौशिक जो एनएसडी से हैं, जी। उन्होंने उसको इस्टेब्लिश किया 1964। हुँ, और मैंने 1995 में उसको जॉइन किया। जी, मुझे कुछ समय लगा उसमें, मैंने खुद वहीं से ट्रेनिंग की है। जी, फर्स्ट जी, थिंग जी। इज़ दैट आफ्टर दैट आई एम द लकी वन कि मुझे उसका हिस्सा बनने का मैं उसका हिस्सा हूँ आज एक स्ट्रॉन्ग। जी, तो ये मेरी खुशकिस्मती है। जी। और उस एक लंबे पीरियड में हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो शायद एज की वजह से उनको ग्लैमर दिखाई देता है, वो टीवी देखते हैं, वो स्टेज शोज देखते हैं, वो किसी हुँ, को करते हैं या स्कूल कॉलेजेस में अपनी परफॉर्मेंसेस करते हैं, एंड उनको रियलाइज होता है कि ये बहुत ही ईजी टास्क है और हम भी ये कर सकते हैं। हुँ, क्योंकि उनको ये लगता है कि आप बहुत सारे इंटरव्यूज़ वो ऐसे नेता अभिनेताओं के देख चुके होते हैं कि उनको लगता है पढ़ाई लिखाई की कोई ज़रूरत ही नहीं है, हुँ, और आप जाओ और एक अच्छे आर्टिस्ट बन जाओ, दो आपको सिल्वर स्क्रीन मिलेगी, ग्लैमर मिलेगा, वो ये सब सोच करके हमारे पास आते हैं। बट उसमें से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सक्सेस भी होते हैं और हुँ, सक्सेस हो रहे हैं। हुँ, बट अगर देखा जाए तो थिएटर में, एक्टिंग में सक्सेस रेट बहुत कम है, जी, बहुत कम है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री लेते हो तो हुँ, आपको जॉब मिलेगी। हो सकता है किसी को 1 लाख का पैकेज मिल रहा है, किसी को करोड़ में पैकेज मिल रहा है, तो किसी को 1000 में मिल जाए, हुँ, हुँ, बट मिलेगा ज़रूर। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है सबसे बड़ा, कि हर किसी के लिए कुछ नहीं है। अगर आपके लिए आपके अंदर टैलेंट है तो उसके साथ आपको अपने स्टार्स भी चाहिए, हुँ, आपको ब्लेसिंग्स भी चाहिए, हुँ, और तब जाके आप सक्सेस होते हो। तो बहुत सारी एक लंबी जर्नी है जिसमें बहुत सारे सैकड़ों कलाकार आए, सफल हुए, नहीं भी हुए, और वो बैठ गए, उन्होंने हिम्मत हार दी। लेकिन कुछ आर्टिस्ट ऐसे आते हैं जो किसी दूसरी प्रॉब्लम्स की वजह से यहाँ आए हुए होते हैं। उनको थिएटर नहीं करना, उन्होंने एक्टर नहीं बनना, उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि उन्होंने परफॉर्मिंग आर्ट में जाना है, जी, बट उनको कोई एडवाइस करता है और उस एडवाइस को लेकर के वो वहाँ आते हैं। किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है। आज अगर हम देखें इस सिनेरियो में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यंगस्टर्स के साथ, या यंगस्टर्स को क्यों कहूँ, सभी को मैं कहूँ कि हर कोई इस भीड़ भरी दुनिया में अकेला है। हुँ, सब अकेले बैठे हुए हैं और वैसे उसके हाथ में दुनिया है क्योंकि फ़ोन है। वो अकेलापन कब उस पे हावी हो जाता है, कब वो प्रेशर में आ जाता है, वो पता ही नहीं चलता। बिल्कुल।
बड़े लोग हैं, शायद उन्हें फिर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो किसी से फ़ोन पे बातें करते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी जीने के बहुत तरीके आते हैं। बड़े लोग से मतलब जो है 50+ में जो लोग जा चुके हैं इस समय। जी। बट जो समय यंग जनरेशन है उसका बहुत बुरा हाल है अकेलेपन की वजह से। जब वो अकेला है तो वो ढूंढ रहा है अपने लिए कुछ सहारे। तो सहारा ढूंढने में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रेंड्स बना लेते हैं। उन फ्रेंड्स में कुछ अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी होते हैं जो उनको गलत राह पे ले जाते हैं। जी। और फिर पीयर प्रेशर शुरू होता है। उस पीयर प्रेशर में वो क्या कर रहे हैं कि वो कुछ ऐसी आदतों में पड़ रहे हैं जो उनको नहीं पड़ना चाहिए। उनको लगता है कि इफ़ यू विल स्मोक तो आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी कहलाओगे। सड़क पे खड़े होके आप किसी पान की दुकान पे आप सिगरेट पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप नशे कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। आप दूसरी दुनिया में गए, आप उसको देख के आए, पता नहीं आपने क्या-क्या अनुभव किया और आप फ्रेंड्स के साथ बता रहे हो। उसमें अगर एक बंदा नहीं ऐसा काम कर रहा है तो वो सारे लोगों को लगता है, उसको टीज़ करते हैं बच्चे, जी। अपने साथ के जो एज के लोग होते हैं कि जी। यू आर मम्माज़ बॉय, मम्मी ने मना करके भेजा होगा एंड ऑल दैट। बहुत सारी चीज़ें हैं वो। फिर वो बच्चा जिस कंडीशन में होता है, उस कंडीशन के बाद जब वो कंडीशन बहुत वर्स्ट लेवल पे पहुँच जाती है, बहुत ख़राब हो जाती है और कुछ ऐसी भी घटनाएँ जीवन में घटती हैं जिनको हम नहीं झेल पाते हैं, नहीं हमारे अंदर हिम्मत आती कि हम उन बुरी परिस्थितियों पे कोप अप कर पाएँ, जैसे किसी लव वन्स का चले जाना ज़िंदगी से। तो आज जो मुझे ख़ास तौर से इस स्टूडियो तक लेकर आए हैं और ये इतनी सारी बातें जो मैंने बताई हैं, वो उसी स्टूडेंट के बारे में बताई हैं, जिसका नाम है शिवांश। और शिवांश के शो में ही हम यहाँ बैठे हुए हैं। ये बहुत मुश्किल काम है कि ज़िंदगी को अपना एग्ज़ाम्पल बनाकर लोगों को समझाया जाए, अपनी ज़िंदगी को। तो शिवांश जब आए थे तो किसी डॉक्टर ने भेजा था। इफ़ ही कैन गिव मी द परमिशन आई कैन डिस्क्लोज़ द नेम। डॉक्टर सम्यक जैन जो मेरठ के एक बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हैं और मानसिक रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने शिवांश को हमारे पास भेजा था क्योंकि मुक्ताकाश नाट्य संस्थान मेरठ में पिछले 60 सालों से काम कर रहा है और उस एक क्षेत्र में हमारा ईश्वर की दया से बहुत अच्छा नाम है। काम किया मिस्टर सुरेंद्र कौशिक ने, उनके बेटे आकाशदीप कौशिक ने, डॉक्टर इंदु ने बहुत ज़्यादा उसके लिए काम किया, तो बहुत अच्छा एक नाम था। तो डॉक्टर सम्यक ऑलरेडी जानते थे, ये इसीलिए उन्होंने आपको हमारे पास भेजा था। तब आप आए तो वो कंडीशन वो दिन मुझे अभी भी याद है। द कंडीशन वॉज नॉट वेरी गुड। एक सताया हुआ सा, डिप्रेस्ड सा, खोया खोया सा एक लड़का हमारे पास आया है और वो बोल रहा है कि लॉस्ट माय फादर। हाँ, और रिसेंटली आपने अपने फादर को खोया था। उसी की वजह से। तो वो हमारे लिए भी मतलब हम, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग ऐसे बहुत सारे केसेस देख चुके थे। हमारे पास बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को लेके आते हैं क्योंकि आजकल तो एक नई चीज़ शुरू हो गई कि ये सारा टाइम मोबाइल में होता है, तो आप इसको किसी परफॉर्मिंग आर्ट में डाल दो। और परफॉर्मिंग्स जो हैं, परफॉर्मेंस आपको हमेशा हेल्प करती है क्योंकि उस समय आपका दिमाग कहीं ना कहीं बंटता है। तो पेरेंट्स को लगता है कि किसी ने बहुत खूब कहा है इस पे कि ज़िंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, ज़िंदगी तुझसे हर वक्त समझौता क्यों किया जाए, शौक जीने का है मगर इतना भी नहीं कि मर मर के जिया जाए। और जब जलेबी की तरह उलझी रही है तू, तो क्यों ना चाशनी में डुबो डुबो कर तेरा मजा लिया जाए। तो इस वो जो उलझी हुई जिंदगी है ना, उसको सुलझाने के लिए आप एक ऐसा शौक पाल लें जो थिएटर का है, जो परफॉर्मिंग आर्ट का है। किसी भी परफॉर्मिंग आर्ट में आप जा सकते हो। अगर आपको सिंगिंग का शौक है, आप सिंगिंग में जाइए। आपको लगता है कि मैं डांसिंग में जा सकता हूँ, आप डांसिंग में जाइए। आपको थिएटर में जाना है, आप थिएटर में जाइए। बट दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए। कहाँ स्टोरी खराब होती है? जब मुझे दूसरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हो जाती हैं कि मैं डांस करूं और कोई मुझे अप्रिशिएट करे, मैं गाना गाऊं तो कोई मुझे अप्रिशिएट करे, या मैं थिएटर करूं तो मुझे कोई अप्रिशिएट करे। और स्टोरी हम सब ने बहुत सुनी हुई है कि कोई आया, उसने डांस करते हुए देखा और वो मूवी में लेके चला गया और वो हीरो हीरोइन बन गए। वो होते होंगे, कुछ लोग लकी होते हैं ऐसा, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता। तो इस तरह से तुम्हारी वहाँ पे शुरुआत हुई है और उसके बाद तो तुम्हें पता है कि तुमने बहुत सारे अच्छे अच्छे शोज़ किए हैं। पहला ही कैरेक्टर जो शिवांश को दिया गया, वो जागीर का कैरेक्टर था। आई स्टिल रिमेम्बर। हाँ, और वो प्ले था, शायद हम लोग कर रहे थे 1857 की क्रांति जी 1857 स्वतंत्रता हाँ, का क्रांति हाँ, के ऊपर था वो। और
मेरे को पहली बार इतना बड़ा स्टेज, मतलब पहली बार मैं कैमरा फेस कर रहा था, ऑडियंस फेस कर रहा था, और फिर भी पर एक था कॉन्फिडेंस। मतलब जब मुझे लगता है किसी ने पूरी दुनिया में मुझ पे यकीन नहीं करा, जब एवरीवन सॉ दैट ये बेकार हो चुका है, इसकी ज़िंदगी अब पीछे, मेरे जैसे और बहुत लोग हैं। और शायद मैं आज मैम की वजह से ये बात बोलना चाहता हूँ कि शायद यही एक कारण है कि मैं पॉडकास्टिंग कर रहा हूँ। मुझे पता है मेरे जैसे कई लोग और बैठे हैं आस-पास, पूरे शहर में या पूरे देश में या पूरी दुनिया में, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, जो अंदर से जिनके बहुत कुछ आता है, बट ड्यू टू सम फ़ियर, ड्यू टू सम, कुछ भी कह लो आप, कुछ ना कुछ परेशानी है जिसकी वजह से नहीं कर पा रहे। तो मैंने एक रास्ता ढूँढा, या मैं ये कहूँ कि मुझे सही लोग मिले, सही इंसान मिले गाइड करने वाले, और सिर्फ़ मैं ही नहीं, हमारे थिएटर के जितने भी लोग हैं, सब बहुत अच्छी एक मानसिक स्थिति में हैं, सब बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये सब इसीलिए मुमकिन हो पाया क्योंकि हमें एक घर वाला एनवायरनमेंट मिलता है वहाँ। हमें ऐसा लगा ही नहीं कभी कि हम थिएटर में हैं। एंड सेकेंडली, मैम के बारे में मुझे एक चीज़ कहनी है कि मैम साथ में एक स्कूल भी चलाती हैं, एंड उसकी प्रिंसिपल भी हैं, मुक्ता काशी बाल एकेडमी। एंड वहाँ पे जिस तरीके से बच्चों को ट्रेन करा जाता है, वो आने वाली अपने, जब तक वो एक 18 प्लस होते हैं, उनको इतना अनुभव हो जाता है अपनी ज़िंदगी से कि उन्हें ये पता होता है एक्चुअली में उन्हें करना क्या है और ज़िंदगी में क्या फ़ैसले लेने हैं और क्या नहीं। तो मैम, अगला क्वेश्चन ये है कि लाइफ में लोगों को ये रियलाइज़ ही बहुत लेट होता है कि हमें करना क्या है, और ऐसा हो क्यों रहा है? या किसी एजुकेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो रहा है, या माँ-बाप की वजह से हो रहा है, या खुद बच्चे ही? बिकॉज अभी आपने बताया कि हम रनिंग अ स्कूल ऑल्सो, हुँ, और थिएटर है, जी। बहुत सारे एंकरिंग शोज होते हैं जिसमें अलग अलग प्रॉब्लम्स को हम लोग कर रहे होते हैं। न्यूज़पेपर्स के लिए मेरे जी। प्रोग्राम्स होते हैं, एनजीओज के लिए होते हैं। हुँ, तो हमेशा कोई ना कोई सोसाइटी की एक प्रॉब्लम रहती है, जहाँ, और मैं साथ साथ मदर भी हूँ, मतलब आई हैव टू चिल्ड्रन। तो मेरे दोनों बच्चे भी मैंने अपने अकॉर्डिंग पाले हैं। हम लोगों ने क्या किया है ना, हमारी जनरेशन ने, कि उन्होंने बच्चों को, सब ने आजकल जो भी हैं, तो जब हम वो बच्चे जब हमने पाले हैं ना, तो हमने सोचा कि जो कष्ट जीवन में हमने लिए हैं, जो परेशानियां हमें रही हैं, वो इनको नहीं मिलनी चाहिए। चाहे वो फ्रीडम की परेशानी थी, फिनेंशियल थी, मेंटली थी, स्टेटस की थी, किसी भी चीज़ की थी। और हमने उनको पहले दिन से, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, हमने उनको जी जनाब से पालना शुरू कर दिया। जी, जी। आप कहते हैं हम उनको, अपने ओके। बच्चों को, हुँ, आप ये कर लो, मतलब मैं भी कहती हूँ, मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। तो हुँ, हम लोग जी जनाब के साथ बच्चे पाल रहे हैं। अब वो जब जी जनाब वाला बच्चा होता है, और ऊपर से एक सोसाइटी में एक चीज़ फैल गई कि आप बच्चे को प्रेशराइज मत करो, आप हुँ, उसको बताओ मत कि उसको क्या करना है, उसको फ्री छोड़ दो, उसको करने दो उसे जो करना है। अगर हम ऐसी स्थिति में छोड़ देते हैं बच्चे को, तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि वो, अभी सब बच्चे बराबर नहीं हैं। हुँ, कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता है उनको क्या करना है लाइफ में, हुँ, लेकिन कुछ बच्चों को बिल्कुल भी नहीं पता उनको क्या करना है लाइफ में। तो ऐसी स्थिति में पेरेंट्स उनको गाइड नहीं कर रहा, टीचर को कोई सुन नहीं रहा है। टीचर का जो कंडीशन पहले था सोसाइटी में, वो कहीं ना कहीं उसकी जो रेपुटेशन थी वो कम हो गई है, उसकी वैल्यू कम हो गई है। आज की जनरेशन को मेंटोर की ज़रूरत है, हुँ, बिल्कुल। कि मैं ये मानती हूँ कि एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। आपके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, हमारे कैमरामैन हैं, इनके अंदर कुछ अलग क्वालिटीज़ हैं, दूसरे जो कैमरामैन हैं उनकी अलग क्वालिटीज़ हैं। तो हर एक इंडिविजुअल अलग अलग है, उसके अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। इनको मेंटोर की ज़रूरत है, इनको भीड़ की ज़रूरत नहीं है। एक ऐसे क्लासरूम में आप बैठे हुए हो जिसमें 70-80 बच्चा बैठा हुआ है, आपको इंडिविजुअल क्या चाहिए? यू डोंट। टीचर को ये पता करने के लिए टाइम चाहिए, टाइम उसके पास है नहीं। पेरेंट्स ने बच्चे को छोड़ दिया, आज़ाद रहो, क्योंकि उनको बोल दिया गया कि इनको प्रेशर मत डालो, आप मत बताओ इनको क्या होगा। क्योंकि एक टाइम था ऐसा भी कि जब पेरेंट्स ने बच्चों को ज़बरदस्ती डॉक्टर बनाना है, ज़बरदस्ती उनको इंजीनियर बनाना है, ज़बरदस्ती उनको फोर्स में भेजना है, क्योंकि यही 3-4 प्रोफेशन दिखाई जी। देते थे। और परफॉर्मिंग आर्ट वाले प्रोफेशंस को लोग प्रोफेशन मानते ही नहीं थे। मतलब आज भी अगर कोई बच्चा बोले कि मुझे एक्टिंग में जाना है, मुझे डांसिंग में जाना है, तो बहुत कम पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसको होल हार्टेडली बोलेंगे कि जाओ और स्ट्रगल करो। बिकॉज़ वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे को एक फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ सिक्योरिटी भी मिले। फ्रीडम
तो मिले ही मिले, लेकिन उसको इसके साथ एक सिक्योरिटी मिले, भले ही फ्रीडम थोड़ी कम रह जाए, पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे बच्चे के पास होनी चाहिए, सोशल सिक्योरिटी मेरे बच्चे के पास होनी चाहिए, सोसाइटी को ये पता होना चाहिए कि यू आर डूइंग सच एंड सच जॉब एंड यू आर गेटिंग दिस मच ऑफ अमाउंट एवरी मंथ। क्यों? क्योंकि उससे सोसाइटी में उनकी एक रेपुटेशन बनती है, मेरा बेटा गवर्नमेंट जॉब में है, मेरा बेटा IAS है, PCS है, किसी कहीं अधिकारी है। उनको ये बताने में आज भी डर लगता है और भय सताता है कि मेरा बेटा एक आर्टिस्ट है। क्यों? क्योंकि उसको सोसाइटी सही तरीके से नहीं लेती। अगर एक लड़का या लड़की कोई भी आर्टिस्ट बनने जाता है, वो थिएटर में जाए या वो मूवीज में जाए, तो जब वो अगर वो बॉम्बे घूमने भी चला गया तो उसके नेबर, उसके रिलेटिव्स आके उसको पूछते हैं, और भाई कब हीरो बन रहे हो, कितने दिन में आ जाएगी तुम्हारी पिक्चर। व्हाट इज दिस नॉनसेंस यार, ये तो कोई बात नहीं हुई। अगर किसी ने शुरुआत की है, जब होगा तो दिखाई देगा। तो फर्स्ट थिंग इज दिस कि हमने अपने बच्चों को प्रॉपर तरीके से गाइड करना बंद कर दिया, हमने उनको आज़ाद छोड़ दिया कि आप अपने डिसीजन खुद लीजिए। सोसाइटी ने अपना अधिकार वहाँ से ख़त्म कर लिया कि हम किसी और बच्चे को पूछें। फ्रेंड्स ने जो है वो पीयर प्रेशर बना करके टीजिंग शुरू हो गई, वो सपोर्ट ख़त्म हो गया। तो कहीं ना कहीं युवा इस समय गुमराह है और अकेला है। आर्टिस्ट मैम, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनके अंदर एक बहुत गंदी आदत होती है। मतलब ज़्यादातर जो मैंने देखी है वो आदत ये है कि रात को ना सोना, सबसे बड़ी जो मैंने देखी है। मतलब वो सोचते हैं कि जितने क्रिएटिव लोग होते हैं वो रात को जगते हैं और अपना क्रिएशन, उनका कहते हैं कि साइलेंस ज़्यादा रहता है, कंसंट्रेट ज़्यादा कर सकता है इंसान उस टाइम में। पर मैंने जग के देखा तो मुझे इतना कुछ तो फील हुआ नहीं, सच बताऊं तो। बट हाँ ठीक हाँ, है। ये जरूर हो गया कि नींदें खराब होने हाँ लगेगी। बस ये है, नींद नहीं आती अब सब प्रॉब्लम हो गई। बट वैसे तो क्या होता है ऐसा कुछ आर्टिस्ट के लिए एक अलग से अपना टाइम निकालना, नहीं, खुद को देखिए क्या टाइम होता है देना? कि जब आप सपोज हम लोग स्क्रिप्ट लिख रहे होते हैं हम्म, और कुछ जब स्क्रिप्ट आप लिखने बैठते हो, जी। या फिर आप किसी प्ले की कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग कर रहे हो, हम्म, या फिर कोई आप डायरेक्शन के बारे में सोच रहे हो, हम्म, तो एट दैट टाइम आपको नए थॉट्स आते हैं। तो वो थॉट्स आपकी नींद को डिस्टर्ब तो कर सकते हैं, बट आप रात को बैठोगे और नए विचार आएंगे आपको, ऐसा नहीं है। और ये प्रॉब्लम आर्टिस्ट की नहीं है। आर्टिस्ट जब लिख रहा है तो ये हो सकता है कि वो अपनी स्क्रिप्ट लिखते लिखते 1 रात 2 रात ना सोए, बट वो उसकी हैबिट बन जाए और वो हैबिट उसको एंजाइटी तक ले जाए और डिप्रेशन तक ले जाए। फर्स्ट थिंग इज दिस कि मेरी अपनी मानना ये है कि एंजाइटी और डिप्रेशन कुछ है ही नहीं। ये नई जनरेशन की नई टर्म्स हैं, जी। है ना। ये नई जनरेशन की चीज़ें, एंजाइटी और डिप्रेशन। अगर आप पॉडकास्ट करते हैं तो बहुत सारी आजकल एक रील मैंने देखी थी कि वो लड़का बोलता है आपके जैसा कि मम्मी मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो उसकी मम्मी कहती है यार रुक जा अपने पापा से पूछ के जाइयो, है ना। वो पापा के पास जाता है, पापा मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। तो उसने कहा क्यों जा रहा है भाई, किसके साथ जा रहा है, रात को 10 बजे से पहले घर आ जाना है तुमने, पैसे खर्च मत करके आना बिल्कुल भी। तो लाइक दादी के पास जाता, लोगों को पता ही नहीं ना कि डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, व्हाट इज एंजाइटी। मेरा एक प्रोग्राम था जी। और प्रोग्राम अच्छा नहीं हुआ मेरे अकॉर्डिंग। जी। मैंने डॉक्टर को पूछा कि अपने जो मेरे डॉक्टर हैं, डॉक्टर अशोक शर्मा होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे, और मैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट पे ऑलमोस्ट रहती हूँ जब तक निपटा है तब तक। जी। तो मैंने उनको कहा कि कल मुझे प्रोग्राम में अचानक एंजाइटी हो गई। जैसे एंजाइटी क्या होता है, एंजाइटी तो कुछ होती ही नहीं, तो आपको कौन सी एंजाइटी हो गई। मैंने कहा कल मैं प्रोग्राम कर रही थी और अचानक मेरा कॉन्फिडेंस लूज होने लगा, और मेरे सामने जो लिस्ट पड़ी थी अवॉर्डीज़ की, मुझे उनके नाम नहीं मैं देख पा रही थी और मैं नहीं बोल पा रही थी। मेरे साथ ऐसा करीबन 5-7 मिनट तक होता रहा। फिर उन्होंने कहा फिर क्या किया, तो फिर मेरे पास अपने पास एक जादू का मंत्र है कि जब भी मैं कभी ऐसे घबराती हूँ तो मेरा तो मंत्र शुरू हो जाता है कि मैं ज़ोर ज़ोर से ओम नमः शिवाय अपने मन में बोलती हूँ और हेल्प मांगती हूँ उनसे। तो मुझे 5 मिनट बाद हेल्प मिल गई। तो उन्होंने कहा ये कौन सी एंजाइटी थी जो 5 मिनट में ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये था आपकी तबीयत ठीक थी उस दिन। मैंने कहा हाँ ठीक थी, मोशंस ठीक थे, हाँ ठीक था, नहीं था, मैंने प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था बिकॉज माई स्टमक वॉज डिस्टर्ब। तो उन्होंने कहा ये थी आपकी एंजाइटी। अगर आपका स्टमक डिस्टर्ब है या आपकी बॉडी में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप प्रॉपर काम नहीं कर पाते। जी। जिसको आप एंजाइटी कह रहे हो, समटाइम्स वो आपको भूख लगी होती है क्योंकि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली, आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया। या आज की जनरेशन में एक चीज और है कि वो रात में नहाते हैं।
जी। उन्होंने यूरोपियन से सीख लिया कि हम रात में नहा के सोएंगे। भाई क्यों सोओगे रात में नहा के? उनके यहाँ तो बर्फ जमी हुई है, वो तो नहाएंगे और सीधे बिस्तर में घुस जाएंगे। तुम्हारे यहाँ क्या ही प्रॉब्लम है? तुमने तो उठना है, नहाना है, पूजा करनी है। अगर आप अपना लाइफ रूटीन जो हमारे कंट्री का है, जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं, जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, जिस धर्म या जाति को आप फॉलो करते हो, किसी को भी करते हो, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप चलते हो, तो आपको किसी तरह का कोई इस तरह की चीजें आएंगी ही नहीं आपके। और सबसे बड़ी बात, द यंग जनरेशन हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। उनके पास इतना टाइम है ना, क्योंकि उनको कुछ करना ही नहीं है। उनको अपने घर में एसी नहीं लगाना, उनको गाड़ी नहीं खरीदनी, उनको घर नहीं बनाना। सब में ये लोग गरीब आदमी को क्यों नहीं हो रही एंजाइटी? अभी बिल्डिंग हमारी रेनोवेट हो रही है, वहां पर लगभग 25-30 लोग काम कर रहे हैं, पिछले 5 महीने से कर रहे हैं, किसी की एक भी छुट्टी नहीं है। ना तो किसी को माइग्रेन हो रहा है इतनी गर्मी में, ना किसी को एंजाइटी हो रही है, ना किसी को कोई डिप्रेशन में जा रहा है। उसके बाद अगर उनको बोलो कि आपको 200 रुपीज पर आवर और मिलेगा, तो वो इतनी गर्मी में ओवर टाइम करने के लिए भी रेडी है, बिकॉज पेट की भूख है। काम करने के लिए बहुत कुछ है जिंदगी में, कुछ और कमाना है, कुछ और लेना है। एंड व्हाट वी आर यंग जनरेशन इज डूइंग, वो काउच पे पड़ी हुई है, उनको मम्मी जूस दे के जा रही है, मम्मी नहीं दे के जा रही तो आंटियां दे के चली जाएंगी, तो उनको हो रहा है डिप्रेशन, उनको हो रही है एंजाइटी। जिनके पास काम है उनके पास इस चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। मैंने एक्चुअली एक चीज़ नोटिस करी थी मैम थोड़े दिन पहले, गानों में भी सुनी है कई जगहों पे लाइन, कि जितना हम इंस्टाग्राम में या इन चीज़ों में जाते हैं, स्टोरीज जैसे हमने किसी की देखी या पोस्ट देखे किसी के, तो एक्चुअली में हम रियल में समझते हैं कि ये सच में इतने खुश होंगे, यस, सच में इतने खुश होंगे, Yes. बट रियल में वो अंदर से खोखले हुए पड़े हैं, और वो तुम्हें झूठ दिखा रहे हैं, और तुम उस झूठ को देख के और परेशान हो रहे हो Yes. कि मेरी लाइफ क्यों नहीं है ऐसी। अभी आप किसी को देखोगे, अब सब लोग छुट्टियों पे गए हुए हैं, जी। छुट्टियों पे जाने के बाद वो अपनी एक पोस्ट डालेंगे, पानी में चपाक ऐसे खुश होके दिखा रहे हैं। अरे यार, तू 2 मिनट पहले पानी में घुसा है, तेरे को क्या ही मजे आए हैं अभी? बस तूने फोटो डाली है और तूने पोस्ट मारी है, बस। लोग अपनी जिंदगी को बहुत ग्लैमराइज कर रहे हैं, जी। वो दिखा रहे हैं, क्योंकि किसी को भी नॉर्मल लाइफ नहीं चाहिए। हर किसी को वो कॉस्ट्यूम पहनना है, वो कपड़ा पहनना है जो सारा अली खान पहनती है, राइट? सारा अली खान ने वो स्क्रीन पे पहना है, उसने जी। उतना काम सिर्फ स्क्रीन के लिए किया है, जी। क्योंकि उसके अगेंस्ट वो उसका जॉब है, उसको पैसे मिले हैं उसके अकॉर्डिंग। अगर वही काम आप घर पे कर रहे हो, आप मार्केट में जा रहे हो, आपको आप नहीं वो सब चीजें वहां कर सकते। वो मूवी है, उसके लिए वो लिखी गई है, स्टोरी लिखी गई है, वो इतनी फ्रेम में हुई है, आप उसका फ्रेम तो देखो ना, वो टाइट फ्रेम जा रहा है। लेकिन जब आप उस चीज को सोसाइटी में कर रहे हो तो वो टाइट फ्रेम नहीं है, आप उस ग्लैमर में जा रहे हो। सोशल मीडिया कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। मैं कई बार देखती हूँ, मेरी मदर इन लॉ घर पे अकेली हैं, अनफॉर्चुनेटली माय फादर इन लॉ, मतलब डायरेक्टर ऑफ मुक्ताकाश नाट्य संस्थान, एज यू नो, ही पास्ड अवे। तो मम्मी के पास जब फोन होता है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो फोन उनके लिए बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि वो उनके का फ्रेंड है। वो सारा टाइम इधर उधर नहीं जाती, क्योंकि प्रोफेसर रही हैं तो उनको आदत नहीं है कि वो इधर उधर बातें बनाएं, कुछ करें। तो उनके पास एक बहुत अच्छा टाइम पास है, वो बहुत सारी चीजें उसमें देखती हैं, बट अपने इंटरेस्ट की देखती हैं, स्टोरीज सुनती हैं, कुछ गाने सुनती हैं, क्योंकि वो थिएटर से भी हैं, म्यूजिक भी उनकी हॉबी है, तो वो सारी चीजें उस पर करती हैं। वहीं पे यंगस्टर्स क्या कर रहे हैं, वो स्क्रॉल कर रहे हैं 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। आप 3 घंटे बाद उनको पूछो आपने स्क्रॉल किया, क्या स्क्रॉल किया है? एक चीज मुझे बताओ बस, कुछ भी याद नहीं रहता। तो जिनकी जिंदगी हमें जैसी दिखाई दे रही है ना इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, वो नहीं है। हकीकत माननी पड़ेगी, हकीकत से हमें वाबस्ता रहना पड़ेगा, अदरवाइज तो लाइफ गुमराही होगी। मैम इसी चीज को मैं एक्टिंग से जोड़ता हूँ। सेम चीज अगर हम एक्टिंग में देखें, लोगों का यही माइंडसेट है, ग्लैमर दिखाना है, मतलब वहां तक पहुंचना है। एक्टिंग जो मैंने समझी है, एक्टिंग का सही मतलब ये है, तुम एक्टिंग करो, मतलब तुम्हारा एक्टिंग करना काम है। अगर तुम सच में एक एक्टर हो तो तुम में वो होना चाहिए कि तुम एक डमरू पकड़ के भी सड़क में बजाने लग जाओ और वहीं पे परफॉर्मेंस करने लग जाओ, एंटरटेन करने लग जाओ लोगों को। लोगों के लिए कहीं कमी नहीं है किसी भी चीज़ की। बट एक्टिंग के फील्ड में लोग पहले से ही ये माइंडसेट लेके आ रहे हैं कि नहीं, हमें हीरो ही बनना है, जब तक हम बड़े पर्दे में नहीं आते हम कुछ नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और
एक्चुअली ना सोच क्या होनी क्या चाहिए? है कि बहुत सारे लोग एक्टिंग में, कुछ लोग ऐसे हैं जैसे मिस्टर कौशिक की सेइंग है एक, हम्म, कि एक्टिंग किसी को सिखाई नहीं जा सकती, वो बाय बर्थ आपके सवारा जा अंदर सकता होती है। है, उसको केवल संवारा जा जी। सकता है। लेकिन ग्लैमर ऐसी चीज है, एक आपने देखा ना आजकल सब रील बना रहे हैं, जी। तो हर किसी के अंदर एक एक्टर तो बैठा हुआ हम्म, है ना, बिल्कुल। हर एक किसी के अंदर बैठा हुआ एक्टर, बिल्कुल। सबको चांस मिल नहीं रहा है। आपको जब भी कोई, स्पेशली अगर मैं थिएटर की बात करूं, तो थिएटर करने जब आते हो तो आप ये सोचकर आओ कि मैं रिक्रिएशन के लिए जा रहा हूँ, मुझे कुछ अपना निकालना है, भड़ास निकालनी है, अपनी कुछ करनी है। और जहाँ तक मूवीज की बात है, ग्लैमर की बात है, तो लोगों को कोई भी दौर हो, अटेंशन की जरूरत हमेशा रहती है, घर में भी होती है। आप देखिए, अगर आप साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो साइकोलॉजी में हर किसी को, एक घर पे बैठे हुए जो लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो आपको एक बार बोलेंगे कि आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा, क्या हुआ है? कुछ नहीं बता पाएंगे क्या प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ दिक्कत है, क्योंकि उनको आपकी अटेंशन चाहिए। ऐसे जब हम एक्टिंग करते हैं तो हमें अटेंशन चाहिए, अप्रिसिएशन तो चाहिए ना, मुझे ऑडियंस तो चाहिए ना। और फिर ऑडियंस के साथ साथ जब वो वहाँ पे पता चलता है, न्यूज़पेपर में वो पढ़ते हैं कि अरे इस मूवी के लिए तो फला हीरो ने 100 करोड़ रुपए लिए, तो उनको लगता है मुझे भी इतने ही मिलने चाहिए या मुझे भी इतने ही मिलेंगे, वो भागते हैं। मैंने एक रिपोर्ट में पढ़ा था, अब से पहले कम से कम 10 साल पहले वो रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूँ, कि लगभग 10,000 लोग बॉम्बे रोज उतरते हैं हीरो हीरोइन बनने के लिए। आप मुझे बताइए, रोज कितने लोग सफल होते हैं वहां पे, कितने लोगों की नई मूवी आती है? नहीं आती। तो आप किसी भी, जो हमारे लिए स्पेशल है सोशल मीडिया, कलाकारों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छी चीज है। सबको तो वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलते ना। अभी क्या है, आपको पहले आप जा रहे हो मुंबई या कहीं जा रहे हो, आपको सीधे मुंबई जाना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप दिल्ली जाओगे और आपको मुंबई में रुकना पड़ेगा, वो सब करना पड़ता था। आज आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप जहाँ बैठे हो वहाँ से आप एक्टिंग शुरू कर दो। आपको, अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको एप्रिसिएशन मिलेगी मिलेगी। आप देखिए ना, लोग रील बना करके यूट्यूबर बन के कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं। तो जो टैलेंट था, हमारे लिए सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज़ है। एक्चुअली है क्या कि जिन लोगों को अपना टाइम खराब करना है, वो टाइम खराब कर रहे हैं। जिनको अपनी किस्मत चमकानी है, उन्होंने सही दिशा पकड़ी हुई है और वो उस पे काम कर रहे हैं। तो आज आपको उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, आपको पैसे कमाने हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जब बंदा मूवी के लिए जाए, चाहे वो ऑडिशन देने मुंबई जाए या किसी मूवी के लिए जाए, या वो हमारे पास थिएटर में आए या हमारे जैसे और इंस्टीट्यूट में जाए, पेशेंस लेके नहीं आता है जी। जनरेशन की प्रॉब्लम ये है कि उनके पास पेशेंस नहीं है। आप भी आज अगर यहाँ तक पहुंचे हो तो आपने कितने साल थिएटर को दे चुके हो? अप्रॉक्स 4 to 5 years। 4 to 5 years हो चुके हैं। तब की एक क्रश कोर्स के लिए भी अगर बंदा आ रहा है तो 3 मंथ्स का भी जो कोर्स वो हमारे पास करने आ रहा है, वो 3 मंथ्स भी कंटिन्यू नहीं आ रहा। उसको 1 या 2 कैरेक्टर मिलते हैं, वो 10-15 नुक्कड़ करता है, नुक्कड़ में क्लैपिंग मिलती है, भीड़ मिलती है, और किसी बड़ा कोई उसने प्ले कर लिया तो उसमें ऑडियंस का एप्रिसिएशन मिल गया, 2-4 लोगों ने सेल्फी ले ली, ही थॉट कि मैं तो कलाकार बन गया। तो वो पेशेंस नहीं है उनके अंदर। आपको हो सब कुछ मिलेगा लाइफ में, बट पेशेंस के बाद, क्योंकि मैम, ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होता कोसने से अंधेरों को, अपने हिस्से का दिया तो आपको खुद ही जलाना होगा। बिल्कुल। मैम, एक एक्टर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है? मतलब जो उसे ध्यान में रखनी चाहिए कभी ऑडिशन में जाने से पहले? मैं एक्टर की बात नहीं करूँगा, मैं सारे आर्टिस्ट की बात करूँगा, जितने भी, कोई किसी भी तरह का हो। जैसे मैं फोटोग्राफर भी हूँ, तो मुझे उस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अपना माइंड को एक्सप्लोर करने के लिए, क्योंकि ये होगा जितना तुम्हारा माइंड खुला रहेगा, जितनी ज़्यादा चीज़ें तुम्हारा माइंड एक्सप्लोर कर सकता है, जितना तुमने अपना माइंड खोल दिया है। मतलब अगर तुम्हारी, जो मैंने फोटोग्राफी से सीखा है, जो तुम फोटो क्लिक करने वाले हो, उससे पहले वो क्लिक तुम्हारे माइंड में हो जानी चाहिए। वो सिर्फ एक मशीन है कैमरा। फोकस, सब्र जी। एंड ऑब्जर्वेशन। जी। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, संतोष नहीं है, आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। हम ना, क्या होता है कि हम 99 पे हार मान के बैठ जाते हैं, जी। 100 पे पहुंचने ही वाले थे और हमें लगता है हो गया बस, वो होने ही वाला होता है, हाँ जी। कि हम अपना सब्र खो देते हैं। वो बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आप कहीं गए हो,
वी हैव दिस ब्यूटीफुल स्टूडियो, तो वी हैव टू बी ऑब्जर्व ईच एंड एवरीथिंग। क्या चीज़ है जो मेरे को अच्छी लग रही है। ये नहीं है कि हमने बात करी और हम चले गए। आप कभी किसी एक रूम में भी एंटर करते हो, किसी साधारण रूम में एंटर करते हो, तभी भी आपको चीज़ें कुछ चीज़ें आपको बॉदर करती हैं, कुछ चीज़ें आपको अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर ऑब्जर्वेशन है तो आप अपनी टीम अच्छी चुनोगे। आप लोगों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो, उनके नेचर को, उनके बिहेवियर को, उस एनवायरनमेंट को, ईच एंड एवरीथिंग। और फोकस, उसके बाद जब आप अपना काम कर रहे हो, पहले मैंने बोला कि आपको ऑब्जर्वेंट होना है क्योंकि आपको सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। अचानक मैं कह रही हूँ फोकस हो जाओ, अब देख लिया ना सब कुछ, नाउ बिकम इस कैमरे की तरह रिएक्ट करो, बस अपना फिकल पॉइंट रखो, मेरे को कहाँ जाना है। वही एक है ना, अर्जुन ने क्या देखा था कि उसकी नज़र जो है वो मछली की आंख पे थी, बाकी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा इधर उधर। जब मैं इधर उधर सारी चीज़ों को समेटने की कोशिश करूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिलेगा, एक जो मिलना था वो भी नहीं मिलेगा। तुम बताओ, तुमने थिएटर में आने के बाद खुद को कैसे चेंज किया? मतलब ठीक है, हम लोगों ने कोशिश की, हमें प्रॉब्लम पता चली और हमने एडमिशन दी। जनरली हम तो एडमिशन के लिए आधे लोगों को भगा देते हैं जी मैम, क्योंकि हमें थिएटर में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको हम मना कर देते हैं। और बहुत सारे आपको कलीग्स मिले भी हैं जिन्होंने आपको बताया कि मैंने 10 साल कोशिश की जब मुझे जाके एडमिशन मिली है, या मुझे कितनी बार यहाँ कोशिश करनी पड़ी, बट डॉक्टर ने आपको भेजा और जो भी आपको सपोर्ट मिला, आपने अपने आप को कैसे चेंज किया? क्योंकि अगर आपने खास तौर से ये वाला एपिसोड अपने यंगस्टर्स के लिए बनाया है कि थिएटर ने आपको कैसे हेल्प किया, तो वो आप ही बेहतर बता सकते हो। मैम एक्चुअली जब आपने मुझे अलाउ कर दिया था आने को, कि आपने कहा था नेक्स्ट डे से क्लासेस हैं, तो मेरे अंदर ये थॉट एक बार भी नहीं आया कि, क्योंकि उस टाइम आदमी अपनी सोच में रहता है, तब इतना डेवलप नहीं था माइंड मेरा उस तरीके से। उस समय तो डॉक्टर ने आपको भेज दिया और आप आ गए। हाँ जी, डॉक्टर ने मुझे कंसल्ट करा कि वहाँ जाओ, मतलब कुछ करो अपनी लाइफ के साथ, एक्टिंग शैक्टिंग कुछ भी आर्टिस्टिक वर्क करो, वरना ऐसे कमरे में पड़े हुए कुछ नहीं होगा। लेकिन जब आपने सेलेक्ट करा तो मुझे लग गया कि हाँ, शायद मैं इनको कुछ दिख गया मेरे में, शायद ऐसी कोई बात है, शायद मेरे अंदर छुपी हुई थी चीज़, इन लोगों को ही दिखी है बस। लेकिन फिर मैं जब पहला शो करा, दूसरा शो करा, तो मुझे धीरे-धीरे ये रियलाइज़ होने लगा कि मैं तो बचपन से देखता था, टीवी में सभी देखते हैं, मुझे लगता था इतना आसान होता होगा, सामने से बात-वात ही तो करनी है नॉर्मल सबसे, या मतलब डायलॉग्स ही बोलना है। लेकिन शायद मुझे पढ़ाई उससे 100 गुना ज़्यादा आसान लगी। मेरे को मैथ्स सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगती थी, लेकिन बहुत सच में, क्योंकि जब मुझे पता चला अब कई चीज़ें मैं अभी यहाँ पे बता नहीं सकता जो अंदर की है, जो अंदर से आवाज़ें निकलती हैं तुम्हारे, जो हाथों के मूवमेंट, नेक मूवमेंट, हर वो चीज़। सब सर जब डांटते हैं कि पेट से आवाज निकालो, जी, जी, गले जी। से डायलॉग नहीं जी, बोलो, वॉल्यूम बढ़ाओ, तुम्हें माइक जी, नहीं मिलेगा, जी। और तो और उसके बाद सबसे बड़ा चेंज मुझे, स्पेस बनाओ पैरों में, जम के खड़े हो, हाथ मत ज्यादा घुमाओ। जी मैम, वो सब डाँटों का ही असर है। और एक सबसे बड़ी चीज़ हुई थी जब मैं नुक्कड़ नाटक में गया था। मैंने पहली बार एक ऐसी जगह परफ़ॉर्म करा जहाँ पे मतलब एक पूरा गाँव का कस्बा टाइप का था वो। सब लोग आके, मतलब उनके लिए मुझे लग रहा था एंटरटेनमेंट का और कोई ज़रिया नहीं था। जब हम लोग आए तो वो इतने खुश हो गए कि उनको लगा कि शायद ये अब हमारे 2-3 घंटे बहुत अच्छे बना देंगे, या 1-2 घंटे जो भी होंगे। आज के सिनेरियो में अगर आपने नुक्कड़ करने गए हो आप और लोगों के हाथ से, क्योंकि फोन उनके पास भी है स्मार्टफोन, और आपने स्मार्टफोन रखवा दिया उनसे और आधा घंटे आपने इस तपती धूप में उनको खड़ा कर लिया, तो इसका मतलब आपकी एक्टिंग बड़ी सशक्त थी। नुक्कड़ नाटक वो माध्यम है जिस माध्यम के जरिए हम लोगों को जागरूक तो करते ही करते हैं, साथ में हम बहुत कनेक्टेड होते हैं उनके साथ। और एक किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी आर्टिस्ट के लिए नुक्कड़, हमारे यहाँ जैसे कोई भी ट्रेनिंग के लिए आता है तो 40 नुक्कड़ नाटक उसका पार्ट ऑफ ट्रेनिंग है, उसको प्रैक्टिकल करना ही करना है। रीजन इज दिस कि जब आप वहां जाके एक्टिंग करते हो, जनरली ऐसा होता नहीं कि लोग आपको अब्यूज करें, बट कर भी सकते हैं, वो आपकी एक्टिंग को अच्छा भी बता सकते हैं और आपकी एक्टिंग को बहुत बुरा भी बता सकते हैं। तो आप जब उनके सामने खड़े होते हो और आप फेस टू फेस होकर के डायलॉग बोलते हो, तो आप सोचो उस समय आपकी असली प्रैक्टिस होती है। थिएटर में भी क्या होता है, सामने जिधर ऑडियंस बैठी है अंधेरा है, उनका रिएक्शन मुझे नहीं पता चल रहा, तो मैं अपनी एक्टिंग कर कुरा के अपना ठीक ठीक ही हो गया होगा। लेकिन कई बार थिएटर में ऐसा भी होता है कि जो लोग स्टेज पे हैं उनको ये पता नहीं होता कि उनके साथ क्या हो गया है।
हाँ, बिल्कुल। उनके साथ क्या खेल हो गया है उनको जी, ये पता भी नहीं होता। जी, और कई बार आप नर्वस हो जाते हो जी, कि आप अपने डायलॉग भूल गए, जी, लेकिन वो नर्वस होना गलत है ना, क्योंकि ऑडियंस को नहीं पता था इसके आगे का डायलॉग क्या है जब तक उसने रिपीट शो ना देख रहा हो वो। जी। बिल बिल्कुल, बहुत सच बातें निकल के आ रही है। तो अभी तुम बताओ 5 साल में तुम्हें कौन सा अपना कैरेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित किया जिसने, मैं एक्चुअली मैम मतलब ऋषभ दत्त का तो था ही था जिसमें वही तुम ऋषभ देव। ऋषभ देव, हाँ। मेरे को एक्चुअली मैम लेकिन सबसे ज़्यादा इसलिए अच्छा लगता है जहांगीर का कैरेक्टर क्योंकि वो मेरे को तब मिला था मतलब एक लीड रोल था वो एक तरीके लीड रोल क्या मतलब वो दैट वाज स्टार्टिंग वेरी इंपॉर्टेंट और हाँ इट इज रॉयल कैरेक्टर हाँ था। सर ने जिस तरीके से मैं एक नया स्टूडेंट था और मुझ पे बिलीव किया और वो फर्स्ट डे था और आज का दिन है तब से लेके आज तक सारे शो में मैं ही जहांगीर बना हूँ जितनी बार भी वो नाटक हुआ है। एक्चुअली ना क्या होता है कि अगर आपको किसी से चोरी का खतरा है ना, जी तो उसे चौकीदार बना दो। वाओ ओके तो मैं अपनी तारीफ समझ रहा था लेकिन ऐसा कुछ था अगर आपको ये नहीं। लग रहा है कि इस बंदे से आपको कोई ऐसा खतरा है कि ये कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो आप उसको वो इतना इम्पोर्टेंट ओह कैरेक्टर दे दो कि वो चाहकर भी कुछ गड़बड़ ना कर पाए। उसे ओके पता हो कि पूरा प्ले का जो थीम है वो मेरे चारों तरफ घूम रहा है, तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ। मेरा कैरेक्टर अगर खराब हुआ या मैं अपने डायलॉग भूला या मेरी एंट्री एग्जिट लेट हुई तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसके ऊपर जिम्मेदारियां आ गई, जी जिम्मेदारी आप उसको दे दो, जी तो आप सोचो कि आप सेफ हो गए फिर। ओह तो वही हमने किया कि अब क्या दिया जाए शिवांश को। नहीं नहीं, लेकिन ये तो मैं मजाक कर रही थी। जी इसके अलावा भी एक और चीज थी जिसने आपको वो कैरेक्टर्स दिलाए, चाहे वो ऋषभ देव का हो जी जिसमें आप भगवान बने हो जी और सारे फूल ऑडियंस चढ़ा आपके ऊपर फूल रहा चढ़ा रहे हैं और जी आपका बहुत भव्य स्वागत हो रहा है, और जब आपने संन्यास लिया तो ऑडियंस रो रही है। जी तो वो सब कुछ उसके लिए आप ऑलमाइटी गॉड को बहुत आभार व्यक्त कर सकते हो। बिल्कुल सर वो दैट जस्ट बिल्कुल बिकॉज ऑफ योर फेस कट, या कि वो आपका फेस कट ऐसा था कि वो जब, क्योंकि आपको जब आप स्क्रिप्ट लिखते हो या आप थिएटर के लिए करेक्टर्स सेलेक्ट कर रहे होते हो, जी तो आपको इतनी समझ हो जाती है। और अगर मुझे कॉस्ट्यूम डिजाइन करना है तो मैं शुरू के 5 मिनट में ही कॉस्ट्यूम डिजाइन हो जाती है मेरी, कि इसको मुझे देना क्या है। इसका फेस कट ऐसा, ये राजा लग रहा है, इसको राजा बनाते हैं। ये ऐसे लबादे वाला कोई ड्रेस पहनेगा और ऐसे इसका मुकुट होगा और ऐसे इसका मेकअप होगा, हाँ ये चलेगा, इसको दे दो। तो मैं और सर, जो इस समय डायरेक्टर सर हैं आकाशदीप कौशिक, जी तो हम बैठ के यही डिसाइड करते हैं कि अच्छा चलो इसको ये वाला कैरेक्टर दो, इस पे ये जाएगा जाएगा। तो कुछ कैरेक्टर्स के लिए ईश्वर ने पहले से ही आपको चुना हुआ होता है। जिस कैरेक्टर में आज मैं हूँ ये भी उसी ने चुन के भेजा है, बिल्कुल क्योंकि ये तो सबको पता है कि दुनिया एक बहुत बड़ा रंगमंच है और हम सब कलाकार हैं। तो आज मैं जिस कैरेक्टर में हूँ ये भी उन्होंने ही मुझे चुन के भेजा है। अब उन्होंने मेरे को ये अपॉर्चुनिटी दे दी कि मैं मंच पे किसी कलाकार को चुनूं और मैं उस हिसाब से सोचूं कि अच्छा ये क्या कर पाएगा। तो अगर देखा जाए तो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट ईश्वर की प्रार्थना के समान ही है। उसकी बिना ब्लेसिंग्स के ना तो आप कोई रोल कर सकते हो ना कोई स्क्रिप्ट लिख सकते हो। हम हैरान होते हैं कि हम रात रात में कैसे, अब रजनीगंधा आपको ध्यान है जी कि मैम हमें कितने शॉर्ट नोट पे हमने रजनीगंधा किया था। हम्म। तो उसकी स्क्रिप्ट लिखने में सिर्फ हमें, रिराइट करने में सिर्फ हमें शायद 12 घंटे भी नहीं दो मिले थे। मतलब 2 दिन में वो नाटक जैसे प्रिपेयर आपने अभी करा था प्रीवियस में मुझसे जी क्वेश्चन पूछा था कि रात को कलाकार सोता क्यों नहीं है, जी जब मुझे टारगेट है। जिनके पास सपने होते हैं ना उन्हें सोने की जरूरत नहीं होती, जी बिल्कुल क्योंकि जो सो गए वो तो सपने पूरे ही नहीं कर पाएंगे, वो तो सोते ही रह जाएंगे। लेकिन यंगस्टर्स कहते हैं कि अगर सोएंगे नहीं तो सपने कैसे देखेंगे, तो वो दिन भर सोते हैं, तो कि दिन के सपने कुछ सच हो जाएं मैम शायद, और एक्चुअली रात भर जागते हैं। एक्चुअली जब तक मैं थिएटर में नहीं आया था तब तक मैं भी ऐसी सोचता था सच में तो कुछ हो नहीं रहा था तो सपने पे ही हम ऐसे तैयार होकर सो जाते थे नींद में मतलब जब नींद आ रही होती थी सेम ऐसी शर्ट वर्ट पहन के सो जाता था मैं सोचता था शायद वहाँ कुछ काम मिल जाए यहाँ तो कुछ मिल नहीं रहा तो लेकिन बचपन दिमाग था वो जो भी था लेकिन यहाँ आने के बाद बिल्कुल विजन में चेंज आया बहुत कुछ चेंज आया और जब मेरे को एक्चुअली जब मैंने फोटोग्राफी ज्वाइन करी थी इससे पहले तो मेरे को समझ में नहीं आता था मतलब पिक्चर्स खींचता था लेकिन मुझे मज़ा नहीं आता था क्योंकि मैं सोचता था इसमें और कुछ भी होना चाहिए किसी चीज़ की तो कमी है लेकिन अब जब मैं खींचता हूँ तो वो शायद पता नहीं पहले से ही मुझे ऐसी इमेज दिखती है सामने या दिखता है पूरा हर चीज़ मूवमेंट होती हुई
मतलब बहुत चीज़ें हैं, जैसे मैं स्ट्रीट करता हूँ ज़्यादा, तो स्ट्रीट में होने वाली छोटी-छोटी चीज़ों का मुझे पता है। मैं प्रोडक्ट करता हूँ, तो उसके बारे में मुझे बहुत कुछ एक्चुअली पता है। जब आप कलाकार हो जाते हो ना, जी, आप मंच पे आ जाते हो तो आपका दृष्टिकोण चेंज हो जाता है। जी, आपको चीज़ें अलग तरीके से दिखने लगती हैं। कई बार होता है कि आप एक ऑर्डिनरी आदमी को जो ऑर्डिनरी से मतलब है जो आर्टिस्ट नहीं है, थिएटर नहीं करता, एक्टिंग सिर्फ उसको देखने का शौक है, एंटरटेनमेंट के लिए देखता है, तो वो अलग चीज़ों को देखेगा। अब हम किसी मूवी को देख रहे होते हैं, तो हम उसको अलग तरीके से देख रहे होते हैं कि हमें कई बार वो उसकी स्टोरी हमें बहुत अच्छी नहीं लग रही, लेकिन उसकी कॉस्ट्यूम बहुत अच्छी है। तो मैं बहुत सारे प्ले इसलिए देख डालती हूँ, बहुत सारी ऐसे मूवी इसलिए देख देख डालती हूँ क्योंकि मुझे उसका कॉस्ट्यूम बड़ा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरा दिमाग कॉस्ट्यूम में चल रहा है। सर देख रहे होते हैं, उनका डायरेक्शन में चल रहा है। उनको लाइट का आपको पता है कि सर को लाइट डायरेक्शन भी वो खुद ही रखते हैं। जी, तो उनको लाइटिंग का बहुत ज़्यादा है। इनफैक्ट उन्होंने अपना घर पूरा लाइटिंग जो दी है, वो बहुत शानदार लाइटिंग दी है जी। और सब कुछ वो वाईफ़ाई से उन्होंने कनेक्ट करा है। तो वो लाइटिंग में उनका बहुत दिमाग चलता है, जी, तो जी। वो लाइट पे देख रहे होते हैं। कई बार ऐसा होता है, मैं वो डायलॉग जो चल रहे हैं, वो डायलॉग हमारे दिमाग तक ही नहीं जा रहे, बिकॉज़ हमारा फ़ोकस पॉइंट कुछ और है। हमें सेट्स अच्छे लग रहे हैं। अब सपोज़ फॉर एग्ज़ाम्पल हीरा मंडी है, तो लोग कह रहे हैं कि उसने लड़की ने बड़ी अच्छी एक्टिंग नहीं की और उसके डायलॉग डिलीवरी अच्छी नहीं हुँ, थी। हुँ, हुँ। ये सब कमेंट पढ़ने के बाद मैंने वो दोबारा देखी, बिकॉज़ माय फोकस वाज़ नॉट दैट। हुँ, सेट्स बहुत अच्छे हैं, हुँ। जो उनका कॉस्ट्यूम है वो बहुत अच्छा है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है। तो जो वो कमियाँ थी, उन्हें हमने नज़रअंदाज, हमें ध्यान ही नहीं गया वहाँ पर, क्योंकि आपका अपने पॉइंट पे ध्यान जाता है। आपको अगर सर दिखाएँगे जिस दिन वो, तो वो बताएँगे कि इसको कितनी स्ट्रेंथ लगानी थी डायलॉग्स में। और कई बार ये हुँ, भी हुँ। होता है, एक थिएटर आर्टिस्ट और मूवी आर्टिस्ट में ये भी एक जी, डिफरेंस रहता है, जी, क्योंकि हम लोग ज़्यादा स्ट्रेंथ के साथ डायलॉग जी। बोलते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेशंस देते हैं, वाइड एक्शंस करते हैं, क्योंकि मतलब आप कैमरा एक्टिंग और थिएटर एक्टिंग में में ये मेजर डिफरेंस। डिफरेंस है, ये ओके। मेजर डिफरेंस है। वहाँ पे जी, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें एकदम क्लिक हो जाती हैं जी, और बड़ी दिखाई देती हैं। जी। यहाँ पे क्या होता है कि आपको बड़ा बन के दिखाना होता है, क्योंकि लास्ट जो ऑडियंस बैठी हुई है हुँ, बिल्कुल हुँ, कोने वाली, हुँ। उसको भी आपके एक्सप्रेशंस, आपके मूवमेंट वहाँ तक जाने चाहिए। द सेम मैनर जब सर आपको सिखा रहे होते हैं कि आप डायलॉग जब बोलते हो तो, और क्लैपिंग आई है, हुँ, तो मूवी में क्लैपिंग आई है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप मूवी में भी कई बार देखोगे कि उनको पता होता है हमने पंच दिया है यहाँ पर हुँ। और ऑडियंस हँसेगी, जी। तो वो होल्ड मारते हैं वहाँ पर। हुँ, वहाँ पर भी आप थिएटर में भी सर आपको यही बोलते हैं कि आपने पंच दिया, तो अगर क्लैपिंग आ रही है तो होल्ड। स्टे, मतलब हुँ। रुको, होल्ड करो उसको। पहले उसको एन्जॉय करो जो आपको एप्रिसिएशन मिल रही है, जी, ऑडियंस आपको फ़ील एन्जॉय कर रही करो। है, आप उसको फ़ील करो कि वाह, 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 वाह! तालियाँ बज रही हैं मेरे लिए। फूल चढ़ रहा है। हाँ, फूल चढ़ रहे हैं मेरे लिए। आखिरी में पहले एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मुक्ताकाश मेरे लिए कोई एक पढ़ने की जगह ही नहीं है सिर्फ़, या कुछ सीखने की जगह नहीं है। मैंने सर और मैम को भी बहुत बार बोला है चीज़ें, लेकिन आज कैमरा में बोलना चाहता हूँ आप लोगों के सामने। मैं दिल से बोल रहा हूँ ये चीज़। मेरे लिए वो कोई पढ़ने की जगह नहीं, बल्कि एक मंदिर है। और सर और मैम और पूरा परिवार मुक्ताकाश का मेरे लिए भगवान के जैसे हैं। तो इनकी मैं शायद जब तक मैं आखिरी साँस है मेरी, मेरी पूरी लाइफ़ इनके ऊपर रहेगी और इनका एहसान है उसके ऊपर। लेकिन द मेन थिंग इज़ जो मैं पूछने वाला था कि मुक्ताकाश नाट्य संस्थान बाकी संस्थानों से क्यों डिफरेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो आपने इतने सारे वर्ड्स बोले हैं, उसके लिए मैं बोल दूँ कि करने वाला करतार है, हम नहीं हैं कुछ भी। फिर भी मैं उस परमपिता परमेश्वर की और आपकी आभारी हूँ कि आप इस चीज़ को इतना ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। थैंक यू। जिसकी किस्मत में जो भी है, उसे वो मिलेगा ज़रूर। जी, मैं आभार व्यक्त करती हूँ ईश्वर का कि उसको ने मुझे पात्र चुना कि मैं आपको एक दिशा, या मेरा इंस्टीट्यूट आपको एक दिशा दिखा पाए, या सर आपको एक दिशा दिखा पाए। सर भी इस मामले में बहुत किस्मत वाले हैं कि उनको, और हर एक टीचर, हर एक गुरु, हर एक ट्रेनर ये चाहता है कि मेरे स्टूडेंट्स आगे जाएँ और वो कुछ करें। लेकिन अगर ये सौभाग्य होता है गुरु का भी कि उसको सुपात्र मिल जाए। ठीक है? मैं एक कटोरा लेके घूम रही हूँ कि मेरे से कोई ये ग्रहण कर ले, लेकिन मुझे सुपात्र तो मिले, मैं हुँ, जिसको दे पाऊँ और हुँ, वो उसका प्रयोग कर सके। तो फर्स्ट थिंग इज़ दिस कि ईश्वर का बहुत आभार
कि उसने इस कार्य के लिए हमें चुना, क्योंकि आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलना ही था, हमारे माध्यम से मिला, ये खुशकिस्मती हमारी है। दूसरा ये है कि आप सुपात्र थे, सो आपको मिल गया। मुक्ताकाश नाट्य संस्थान इसलिए अलग है क्योंकि उसकी रूट्स बहुत अलग हैं, उसके बेसिक एथिक्स बहुत अलग हैं। एल काजी जो एनएसडी के डायरेक्टर थे जिस समय, हमारे संस्थापक मिस्टर सुरेंद्र कौशिक ने एनएसडी किया था, और उन्होंने उनसे पूछा है जब उनका एनएसडी ओवर हो रहा था कि आप क्या आगे करने वाले हो, क्या बॉम्बे जाओगे? जो उनके साथ सुधा शिवपुरी, ओमपुरी, नशरुद्दीन शाह, वो सब उनके आसपास के बैच के थे। और स्पेशल बात ये है कि 1964 में मिस्टर सुरेंद्र कौशिक अकेले पास आउट है एनएसडी से। आप एनएसडी की बुक उठा के देखेंगे डायरेक्टरी, तो वो अकेले पास आउट हैं। तो व्हाट वाज हैपेंड आई डोंट नो, लेकिन वो अकेले हैं। और तब उन्होंने पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं मेरठ में जाके एक थिएटर खोलूँगा। मेरठ सबको पता है, मेरठ एक क्रांति धरा है, और वहाँ पे आर्ट एंड कल्चर का इतना प्रमोशन नहीं था उस समय, 60 साल पहले। आज तो बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने 60 साल पहले उसकी स्थापना की, और एक उन्होंने पूछा क्यों सब लोग बॉम्बे जा रहे हैं, बड़ा शहर में जा रहे हैं, तो तुम क्यों छोटे शहर में रह के ये सब करना चाहते हो? तो उसके पीछे एक बहुत खूबसूरत मोटिव था कि मुझे अपने पेरेंट्स के साथ रहना है, जिन्होंने मुझे ये एक्टिंग कोर्स करने की परमिशन दी है, जिन्होंने वो उनके फादर जो है एक टीचर थे स्कूल में, इस कॉलेज में, तो उन्होंने मुझे उस समय में वो परमिशन दी कि तुम दिल्ली जाओ और एक्टिंग जैसा कोर्स करो, जबकि लोग नहीं अनुमन ये भेजते थे अपने बच्चों को कि वो कोर्स करें जा करके। तो मेरे को अपने पेरेंट्स के पास रहना है, तो ये उनका उद्देश्य था। जब उन्होंने आए वो, और उस पूरे एक बड़े से प्रेमिसेस में मुक्ताकाश नाट्य संस्थान की स्थापना हो रही थी, तो ये नाम उन्होंने ही दिया। मुक्ताकाश मतलब ओपन एयर थिएटर, मुक्त आकाश जो खुला हुआ है। और आज भी आप देखते हो तो वो वहाँ पे हम ओपन एयर में थिएटर करते हैं। तो फिर उसके बाद वो इतना ज़्यादा उनको ब्लेसिंग्स मिली, और बहुत स्ट्रगल उन्होंने उठाया, बहुत स्ट्रगल किया कि लोगों का, क्योंकि बहुत फीमेल आर्टिस्ट उनको नहीं मिली, जैसे वो बताते थे उस समय फीमेल आर्टिस्ट की बड़ी प्रॉब्लम थी। तो डॉक्टर इंदू जो उनकी मिसेज हैं, उन्होंने उस समय फीमेल आर्टिस्ट का कैरेक्टर सारे किए, फिर धीरे धीरे मिलने लगे। साथ में उनका ब्रेड बटर के लिए उन्होंने तभी स्कूल की भी स्थापना की थी, मुक्ताकाश बाल अकेडमी की, क्योंकि वो एक अलग चीज़ है। थिएटर में आप, अभी आपने कहा ना कि वहाँ पैसा नहीं ढूंढ सकते, तो पैसा नहीं है वहाँ पे, काम है। तो वो अलग चीज़ चल रही है, और आपने स्कूल एक ब्रेड बटर अर्निंग के लिए शुरू किया। उसके बाद जो भी आर्टिस्ट आए, वो आर्टिस्ट नहीं आए, उनको सबको एक फैमिली मेंबर बनाया गया। आपको पता है वहाँ पे एक संयुक्त रसोई है, बिल्कुल। तो उस रसोई में जिसका जो मर्जी जाए, अपनी चाय बनाए, खाना बनाए, दिन भर पड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारे आर्टिस्ट वहीं दिन भर रहते हैं। किसी भी और इंस्टीट्यूट में आप जाओगे, आपने थिएटर किया, 2 घंटे की ट्रेनिंग की और आप चले गए। तो हम लोगों का क्या है कि जो भी वहाँ पे आ गया, वहाँ का एटमॉस्फेयर इतना पॉजिटिव हो गया मिस्टर कौशिक की वजह से, कि अभी हम जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, मिस्टर आकाश कर रहे हैं, आप लोग आते हो, सीनियर आर्टिस्ट विक्की है, वो पिछले 20 साल से साथ में है। जो हमारे सबसे सीनियर आर्टिस्ट हैं उनसे आप मिले हो, उनका हरिप्रकाश हॉलट जी, तो वो इस समय उनकी एज जो है वो 95 है। तो सबके लिए वो घर बन गया। तो मुक्ताकाश कोई भी आता है तो कोई किसी तरह का कोई स्टेन नहीं है, कोई फीस का स्टेन नहीं है। फीस पहली बात तो इतनी नॉमिनल है, उसके बावजूद भी आपसे फीस का कोई रिमाइंडर नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक ग्रुप में काम कर रहे होते हैं, और वहाँ पे जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जिनका वो थिएटर है, उनका जो मोटिव है वो दैट इज, आई थिंक, आर्ट को फैलाना ही है बस। जी मैम। उनको आर्टिस्ट चाहिए, आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करना है। दे आर डूइंग वर्क फॉर देयर मेंटल सेटिस्फैक्शन, नॉट अर्निंग। सो ये अलग है। बाकी सभी इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम करते हैं, नेचुरली सब बहुत अच्छा सिखाते हैं, और तब बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे आर्टिस्ट एनएसडी में सेलेक्ट होते हैं, भारतेंदु में सेलेक्ट होते हैं, फिल्मों में सेलेक्ट होते हैं। रिसेंटली आशुतोष ने मामला लीगल है में बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने मुक्ताकाश में बहुत दिनों तक थिएटर किया, और इससे पहले जो आपने साईं बाबा का कैरेक्टर देखा, मुकुल नाग, वो मुक्ताकाश के बहुत पुराने आर्टिस्ट हैं। तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, उनका यहाँ पे नाम लेना एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगा, तो नाम नहीं लेंगे उनका। बट हमें पता है कि जो भी मुक्ताकाश को ज्वाइन करेगा, हमारा ये अपने आप से कमिटमेंट है
कि हम किसी भी बच्चे को गुमराह नहीं होने देंगे। बिल्कुल। हमारा कभी सबसे भी नहीं। पहले कहना ये होता है कि जो भी आप यहाँ पे फ़ी पे करोगे, उस फ़ी से हमारा गुज़ारा होने वाला है नहीं। अगर आपने अपनी लाइफ़ के साथ कुछ किया, तो आपकी फैमिली के लिए आप बहुत इम्पोर्टेंट हो। वहाँ दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, किसी के आने-जाने से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता, बट आप अकेले हो अपनी फैमिली के लिए और आपकी फैमिली को बहुत फ़र्क पड़ता है आपके लिए। तो अगेन आई विल रिपीट, एवरी इंडिविजुअल इज़ यूनिक फॉर अस। हम उसकी क्वालिटीज़ देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उसका साथ देते हैं, इमोशनली, मेंटली और साइकोलॉजिकली। साइकोलॉजिकली। चलिए इसी के साथ थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग एंड बस एक आखिरी बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अगर आपको एक्टिंग आर्टिस्टिक वे कुछ भी ऐसा करने का मन है या कुछ भी है, आप अंदर कमरे में मत बैठिए, पहले तो बाहर निकलिए, ढूंढिए कुछ ना कुछ, बहुत चीज़ें हैं करने के लिए। और बिल्कुल भी लो फील मत करिए, जुड़े रहिए चैनल के साथ, ऐसे ही लोग आते रहेंगे आपको इंस्पायर करने के लिए। बाकी मैं मुक्ताकाश नाट्य संस्थान का लिंक नीचे डाल दूंगा चैनल पे, आप लोग देख लीजिएगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक शेयर, सब्सक्राइब एंड जय हिंद।